व्यापार चक्रों के कारण, व्यापार चक्र का कारण क्या है, और आज इसी विभिन्न जो व्यापार चक्र है उस व्यापार चक्र के कारणों को पता करने के लिए बहुत से सिद्धांत आए। बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। कोई ये कहता है कि बहुत ज़्यादा मुद्रा को लगा देने से उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, इससे उतार चढ़ाव होते हैं। कोई कहता है कि लोगों की अपनी सोच है, वो जब आशावादी हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमें ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा लाभ मिलेगा, तो वो ज़्यादा उत्पादन करते हैं, इससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा और व्यापार चक्र तैयार हो जाता है। और कोई कहता है कि मौद्रिक रीज़न है, कोई जो सोच है, या इस तरह की तमाम सोचें हैं। कोई कहता है कीमतें बढ़ जाती हैं तो व्यापार चक्र होता है। तो और भी बहुत से हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा मौसम है, मौसम के कारण भी व्यापार चक्र उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ठंडी का मौसम आ गया तो गर्म कपड़े ज़्यादा बनने लगे, ज़्यादा खरीदे जाने लगे, तो इससे जो है व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव हो जाता है। तो आज हम इन विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ेंगे व्यापार चक्र के। तो सबसे पहले हम व्यापार चक्र के सिद्धांतों में पढ़ते हैं शुम्पीटर का नवप्रवर्तन सिद्धांत। शुम्पीटर एक नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिद्धांत दिया प्रवर्तन का सिद्धांत, बहुत फेमस सिद्धांत है, और इन्होंने नव प्रवर्तन के ही आधार पर कई सिद्धांत दिए। उत्पादन नव प्रवर्तन सिद्धांत। नव प्रवर्तन सिद्धांत का मतलब है कि हमने जब पीछे पढ़ा था पुनरुद्धार की प्रक्रिया, तो ये जो पुनरुद्धार होता है, ये वाला पार्ट, इसमें ये होता है कि जो लोगों के पास सामान खत्म हो गया होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, यानी लोगों के अंदर उपभोग की भावना बढ़ती है और वो डिमांड करते हैं। और जब डिमांड करते हैं तो उद्यमियों को लगता है, यानी उद्यमी आशावादी हो जाते हैं, वो उनको लगने लगता है कि अब हमारा वो बढ़ेगा, जो हम उत्पादित करेंगे वो मांग हो जाएगी, और जो बैंकें हैं वो ऋण देंगी। तो इससे जो है एक तरह का नव प्रवर्तन उत्पन्न हो जाता है, यानी नई नई खोज आ जाती है और नया लोग इस पर विचार करने लगते हैं कि किस तरह से उत्पादित किया जाए कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बिके, लोग डिमांड करें। तो वो नए नए तरीके खोजते हैं, और नए नए तरीकों का मतलब है कि वो नई मशीनें भी खोज सकते हैं, नई मशीनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नई तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नया कच्चा माल या नया उत्पादन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है नए नव प्रवर्तन को जन्म देता है। तो इसमें बैंकें भी आराम से ऋण दे देती हैं और डिमांड भी आसानी से हो जाती है। तो इससे जो है सभी लोगों के मन में ये भावना आ जाती है, और लोग जो है इन नई तकनीकों का यूज़ करके उत्पादन में वृद्धि कर देते हैं। इससे जो है उत्पादन बढ़ जाता है। तो अब ये तो कहा नव प्रवर्तन की बात थी। जो नव प्रवर्तन में सारी की सारी अच्छाइयाँ ही नहीं थी, कमियाँ भी थी। कमियाँ ये थी कि अब नव प्रवर्तन ये कह रहा है कि सब कुछ नया इस्तेमाल किया जाता है, यानी नई खोज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नई खोज ना हो तो पुराना होता ही नहीं, यानी नया सामान, नई तकनीक ना आए तो उत्पादन हो ही नहीं रहा है। तो ये सब कमियां थी। बहुत सी कमियां होने के बाद इसको जो है प्रोफेसर पीकू आए, और पीकू ने कहा कि ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। जो व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं वो लोगों की भावना से, लोगों के जो मनोविज्ञान है उससे प्रेरित होकर के बढ़ते हैं। तो पीकू का क्या आया, मनोवैज्ञानिक नियम, मनोवैज्ञानिक नियम।
मनोवैज्ञानिक नियम का मतलब यह है कि जैसे देखो, पहले हम ऐसे समझ लेते हैं। मनोवैज्ञानिक का नियम यह है कि जब लोग ये देखते हैं कि एक व्यक्ति ये काम कर रहा है और उससे उसको प्रॉफिट हो रहा है, तब लोग उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। यानी उनका जो मनोविज्ञान है, जो उनकी सोच है, उसके प्रति बढ़ जाती है कि हाँ, इसमें प्रॉफिट हो रहा है, इसको हम उत्पादित करेंगे तो हमें भी प्रॉफिट मिलेगा। और इस तरह से कई लोग ऐसा करने लगते हैं और व्यापार चक्र उत्पन्न हो जाता है। तो जो पीलू कह रहे हैं कि ऐसे जब लोग जब आशावादी हो जाते हैं, आशावादी का मतलब है कि जब ये लोग सोचने लगते हैं कि हमारा प्रोडक्शन बचेगा नहीं, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव हो जाते हैं, लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। लोगों में जो उत्पादित करने वाले हैं उनके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है और वो उत्पादन करना शुरू कर देते हैं। और जब लोग एक को देखते हैं कि ये उत्पादन कर रहा है तो और भी उद्यमी आ जाते हैं और भी उत्पादन करना शुरू कर देते हैं। और जब और भी उद्यमी आ जाते हैं और भी लोग उत्पादन करना शुरू कर देते हैं, इससे जो है व्यापार चक्रों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, यानी अर्थव्यवस्था एकाएक ऊपर चढ़ जाती है। और अगर लोग आशावादी ना होकर निराशावादी हो जाते हैं तो वो उत्पादन एकाएक नीचे गिर जाता है और व्यापार चक्र वैसे ऊपर नीचे ऐसा चलने लगता है। तो ये अर्थव्यवस्था में किसके कारण होता है? मनोवैज्ञानिक लोगों की मनोदशा के कारण। लोग जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं और वैसा ही हो जाता है। लेकिन ये भी पूरी तरह से सही नहीं है भाई। व्यापार चक्र मान लेते हैं लोगों का मनोविज्ञान, अगर लोगों का मनोविज्ञान ही काम करना होता तो फिर क्या ज़रूरत थी मशीनों की, क्या ज़रूरत थी पैसों की, क्या ज़रूरत थी और सब चीज़ों की, डिमांड की क्या ज़रूरत थी, सप्लाई की क्या, मतलब और कुछ फिर होता ही नहीं। केवल और केवल मनोविज्ञान काम करता। यानी हमारी सोच अगर हम पॉजिटिव हो जाते तो उत्पादन ज़्यादा हो जाता, अगर हम नेगेटिव हो जाते, निराशावादी हो जाते तो उत्पादन नीचे गिर जाता। तो ये सब बहुत सी कमियां थी। इसके लिए भी यह सिद्धांत फेल हो गया। उसके बाद आए हॉट्रे। हॉट्रे जो हैं वो एक मौद्रिक सिद्धांत लेके आए। हॉट्रे का इसीलिए विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत कहा जाता है, इसीलिए इसको हॉट्रे का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत कहा जाता है। हॉट्रे का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत। हॉट्रे ने कहा कि जो ये व्यापार चक्र है वो विशुद्ध मौद्रिक घटना है। ट्रेड साइकिल इज ए मॉनेटरी फेनोमेनन। ट्रेड साइकिल इज ए मॉनेटरी फेनोमेनन, विशुद्ध मौद्रिक घटना है। अब ये विशुद्ध मौद्रिक घटना कैसे है? विशुद्ध मौद्रिक घटना का मतलब ये है, इन्होंने ये बताया कि जब बैंकें साख सृजन करने लगती हैं, यानी साख सृजन का मतलब है कि वो कम रेट पर ब्याज देना शुरू कर देते हैं। और जब कम रेट पर ब्याज देते हैं तो लोगों के अंदर ज़्यादा उत्पादन करने की भावना आ जाती है। लोग उत्पादन ज़्यादा करने लगते हैं और उत्पादन ज़्यादा होता है तो माल सस्ता बिकता है और सस्ता बिकता है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है और इस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है। यानी अर्थव्यवस्था जो है हमारी मंदी, तेजी, इस तरह की तमाम अवस्थाओं से गुजरने लगती है। यानी जब बैंक मुद्रा निर्गमन करते हैं यानी साख सृजन करते हैं तब अर्थव्यवस्था में मतलब अर्थव्यवस्था तेजी की स्थिति में आ जाती है। और उसके बाद अगर जब प्रोडक्शन अपने हाई लेवल पे पहुंच जाता है यानी बूम पे पहुंच जाता है, उसके बाद बैंकों में एक डर सा आने लगता है। बैंक ये सोचती हैं कि पैसा हमारा वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो वो पैसा जो बाजार में है उसको खींचना शुरू कर देते हैं, यानी ब्याज दर बढ़ा देते हैं। और ब्याज दर बढ़ा देते हैं तो लोग जो है ब्याज पे वो पैसा कम लेते हैं और कम लेते हैं तो इससे जो है उत्पादन में कमी आ जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है, इसका मतलब मंदी। और इस तरह से जो अर्थव्यवस्था है हमारी तेजी मंदी में
चलती रहती है। तो ये क्या है, हॉट्रे ने इसको क्या कहा, विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत कहा। यानी ये पूरी तरह से मुद्रा से संबंधित है। अगर बैंकें पैसा निर्गमित ना करें, साख का सृजन ना करें, तो अर्थव्यवस्था में वैसा ही बना रहेगा, अर्थव्यवस्था तेजी या मंदी की स्थिति में नहीं आएगी। लेकिन वो अचानक की बात कर रहे हैं, जैसे कि पुनरुद्धार की स्थिति है, और पुनरुद्धार की स्थिति में बैंकें जो हैं यहाँ पे पैसा देना शुरू कर देती हैं, तो लोग उत्पादन के प्रति ज़्यादा प्रेरित होते हैं और उत्पादन ज़्यादा बढ़ता है। इससे क्या है, उत्पादन हाई लेवल पे पहुँच जाता है, और उसके बाद जब बैंकें ऋण देना कम कर देती हैं तो उत्पादन घटना शुरू हो जाता है। तो इसको उन्होंने विशुद्ध मौद्रिक घटना कहा है। ठीक है। हॉट्रे का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत। हॉट्रे एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं और हॉट्रे ये कहते हैं कि जो व्यापार चक्र में होता है या जो अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होता है वह एक मौद्रिक घटना है। जिसको उन्होंने कहा ट्रेड साइकिल इज ए मॉनेटरी फेनोमेनन, मतलब जो अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होता है वो पूरी तरह से एक मौद्रिक घटना पर आधारित है, पूरी एक तरह से एक मौद्रिक घटना है। अर्थात जो उतार चढ़ाव होता है वो जो अर्थव्यवस्था में जो साख का विस्तार होता है उसी से ही वो समृद्धि की आती है, और अगर साख की कमी होती है तो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आती है। तो इसको इन्होंने इस तरह से क्रम में किया है कि अगर अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार किया जाता है तो उससे क्या होता है, ब्याज दर में वृद्धि होती है, और ब्याज दर में जब वृद्धि होती है तो व्यापारियों द्वारा अधिक ऋण की मांग की जाती है। ब्याज जब साख का विस्तार करने की सोचता है कोई बैंक, तो व्यापारी अधिक ऋण लेना चाहते हैं और उससे ब्याज दर में वृद्धि होती है, और इससे जब व्यापारी ऋण लेते हैं तो उत्पादन ज़्यादा करने की सोचते हैं, तो इससे स्टॉक में भी वृद्धि होती है, और स्टॉक में वृद्धि होती है तो ये फिर मांग बढ़ती भी है, और जब मांग बढ़ती है तो इससे उत्पादन एवं आय में वृद्धि होती है। और आय में वृद्धि का मतलब है कि ज़्यादा उत्पादन के लिए रोजगार में वृद्धि करनी पड़ेगी, तो रोजगार में वृद्धि होती है और इस तरह से कीमतों में वृद्धि हो जाती है, और कीमतों में वृद्धि ही आर्थिक समृद्धि है। अर्थात जब बैंकें आसानियत होती हैं कि अब हमारा पैसा वापस आ सकता है, अब हमारा ऋण वापस आ सकता है, तो वो साख का विस्तार करने की सोचते हैं, और साख का विस्तार जब करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी ऋण लेते हैं और ऋण ले करके उत्पादन करना चाहते हैं, और उत्पादन करते हैं तो उससे डिमांड में बढ़ोतरी होती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो फिर निश्चित रूप से कीमतों में वृद्धि होगी, और यही जो है व्यापार चक्र कहलाता है। जब कीमतों में वृद्धि होगी तो समृद्धि की स्थिति आएगी, और यही व्यापार चक्र होता है। और इसी के उल्टा भी अगर साख संकुचन होता है तो साख संकुचन होने से जो ब्याज दर है उसमें कमी होगी, और जब ब्याज दर बढ़ेगी इससे व्यापारी जो है ऋण कम लेंगे और उत्पादन कम करेंगे, और उत्पादन कम करेंगे तो मंदी की स्थिति आएगी, और ऐसा ही व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव चलता रहता है। और इसको जो दो सिद्धांत ऐसे हैं जिनको मौद्रिक सिद्धांत कहा जाता है, एक हॉट्रे का है और हेयर का अति विनियोग सिद्धांत है। तो अब हॉट्रे का हम देख लेते हैं व्यापार चक्र की आलोचनाएं। व्यापार चक्र विशुद्ध मौद्रिक विषय नहीं, ये पूरी तरह से मौद्रिक विषय नहीं है, इसमें और भी तत्वों का समावेश होता है कि अगर व्यक्ति सोचे ना, या साहसी जो श्रमिक हैं उनको अगर पैसों की इच्छा ना हो तो ये नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से केवल व्यापार चक्र मौद्रिक विषय नहीं है। बैंक साख व्यापार चक्रों का कारण नहीं बल्कि परिणाम है।
जो हम ये जो यहाँ सिद्धांत में कह रहा है कि बैंक शाख, अगर बैंक शाख का विस्तार होता है तो व्यापार चक्र में वृद्धि होती है, व्यापार चक्र समृद्धि की अवस्था में आता है। तो ये कारण नहीं है बल्कि ये तो परिणाम है कि अगर व्यापार चक्र में समृद्धि की स्थिति है तब ब्याज दर बढ़ती है। ये नहीं है कि ब्याज दर के बढ़ने से या शाख के विस्तार से व्यापार चक्र आता है। तो और व्यवसायियों में ब्याज दर में परिवर्तन के प्रति सजगता रहती है, अर्थात अगर ब्याज दर में परिवर्तन होता है तो उससे भी उनको फर्क पड़ता है। अगर ब्याज दर बढ़ती है तो कम लोन लेते हैं, ब्याज दर कम होती है तो ज़्यादा लोन लेते हैं, इससे व्यापार चक्र पर प्रभाव पड़ता है। और व्यापारियों के स्वयं के कोष की अवहेलना, इस सिद्धांत में केवल और केवल शाख की बात की गई है, लेकिन जो व्यापारियों का शाख है उसकी कोई बात नहीं की गई है। तो इस तरह से ये तमाम कमियों से परिपूर्ण है। और इसके बाद हेयक आए, हेयक का अति विनियोग का सिद्धांत आया। हेयक का अति विनियोग का सिद्धांत जो हॉर्टे के सिद्धांत में कमियां थी उसको प्रोफेसर हेयक ने पूरा किया। और जहाँ पे हॉर्टे ये कह रहे थे कि उसमें हॉर्टे ने ये कहा था कि ये केवल शाख के विस्तार पर आधारित है, यानी शाख पर से ही संबंधित है, पूरी तरह ब्याज दर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं पर हेयक ने एक सिद्धांत दिया जो अति विनियोग का सिद्धांत कहलाता है। इन्होंने इसमें दो ब्याज दरों की बात की, एक तो स्वाभाविक ब्याज दर और दूसरा बाजार ब्याज दर। स्वाभाविक ब्याज दर यानी नेचुरल इंटरेस्ट रेट, और दूसरा इन्होंने बात किया बाजार ब्याज दर। तो स्वाभाविक ब्याज दर वो दर है जहाँ पर जो अर्थव्यवस्था में जो ऋण कोषों की मांग है और पूर्ति है, जहाँ पे दोनों बराबर होती हैं, उसको इन्होंने स्वाभाविक ब्याज की दर कहा। और बाजार ब्याज दर को हमने कहा कि जब जिस रेट पर या जिस दर पर ऋण कोषों की मांग की जाती है, लेन देन होता है, वो जो है बाजार ब्याज दर है। यानी स्वाभाविक ब्याज दर तो वो है जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है कोषों की, ऋण योग्य कोषों की, और ऋण योग्य कोषों का लेन देन जिस दर पे होता है वो बाजार दर होता है। तो अगर स्वाभाविक ब्याज दर के बराबर बाजार ब्याज दर है तब तो अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति होगी। लेकिन अगर बाजार दर ज़्यादा है स्वाभाविक ब्याज दर से, तो फिर अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि तेजी की स्थिति होगी, बूम की स्थिति होगी। यानी कि जब ब्याज की दर बाजार की दर ज़्यादा है ब्याज दर से, इसका मतलब है कि उस समय अर्थव्यवस्था में पूंजी की अधिक मांग हो रही है, और अधिक मांग हो रही है तो इसका मतलब उत्पादन अधिक हो रहा है, उत्पादन अधिक हो रहा है तो डिमांड अधिक हो रही है। तो और सब कुछ अधिक होने पर फिर तेजी होगी, यानी महंगाई ज़्यादा होगी, तो समृद्धि की स्थिति आएगी। और अगर ब्याज की दर स्वाभाविक ब्याज की दर से कम है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में ऋण योग्य कोषों की डिमांड कम हो रही है, और ऋण योग्य कोषों की डिमांड कम हो रही है यानी प्रोडक्शन कम हो रहा है। प्रोडक्शन कम होगा तो डिमांड कम होगी, वस्तुओं की डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो मंदी की स्थिति होगी। तो इस तरह से हेयक के अति विनियोग के अनुसार जब पूंजी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो अधिक विनियोग किया जाता है, और अधिक विनियोग से समृद्धि की स्थिति आती है, और अगर उसी को कम कर दिया जाता है तो वो स्थिति मंदी की स्थिति आ जाती है। इस तरह से हेयक के अनुसार अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होता रहता है। और अब हेयक का जो सिद्धांत है उसमें भी तमाम कमियां हैं। पहली बात तो ये सिद्धांत कह रहा है, ये सी बात है कि यह परिणाम नहीं, ये कारण नहीं है बल्कि परिणाम है। जैसा कि हमने हॉर्टे
कि अगर वृद्धि होगी तो फिर ज़्यादा मांग होती है, और जब अगर उत्पादन अधिक करना होता है तब पूंजी की डिमांड ज़्यादा होती है, अधिक उत्पादन कम होता है तो पूंजी की डिमांड कम होती है। और ब्याज की दरें का भी ऐसा ही है कि जब डिमांड ज़्यादा होगी तब ब्याज दर बढ़ती है, डिमांड कम होगी तो ब्याज दर कम बढ़ती है। तो ये तमाम कमियां थी। उसके बाद प्रोफेसर केन्स का एक सिद्धांत आया। प्रोफेसर केन्स ने कोई ऐसा सिद्धांत नहीं दिया था जो व्यापार चक्र से संबंधित हो, लेकिन उनका जो सिद्धांत दिया गया है रोजगार का सिद्धांत, उससे ये निकल कर के आया है कि अगर इस तरह का हो तो वो व्यापार चक्र में लागू होता है। प्रोफेसर केन्स ने कहा कि जब हम कोई उद्योग लगाते हैं या जब निवेश करते हैं तो निवेश दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो प्रतिस्थापन लागत पे और दूसरा पूंजी की उत्पादन क्षमता पे। प्रतिस्थापन लागत पर और पूंजी की उत्पादन क्षमता जिसको हम MEC कहते हैं, MEC, इन दो बातों पे लागू होता है। अगर उत्पादन की क्षमता अधिक है, अगर हम ये जानते हैं कि जो हम निवेश कर रहे हैं उससे उत्पादन अधिक होगा तो हम निवेश ज़्यादा करते हैं कि इसका व्यापार। तो अगर MEC ज़्यादा है यानी उससे जो हम ये आशा करते हैं कि जो हम निवेश करेंगे उससे उत्पादन हमें ज़्यादा मिलेगा, तब हम निवेश ज़्यादा करते हैं। और जब हमें ये लगता है कि उससे जो मिलने वाला उत्पादन है वो कम मिलेगा तो हम MEC यानी हम कम निवेश करते हैं। तो जब हम निवेश ज़्यादा करते हैं, हमें जो आशा होती है ज़्यादा उत्पादन करने की, तो इससे क्या होता है, इससे एक तरफ हम निवेश करते हैं और दूसरी तरफ उत्पादन में वृद्धि होती है, और उत्पादन में जब वृद्धि होती है तो डिमांड में वृद्धि होती है, और डिमांड में वृद्धि होती है तो तेजी की स्थिति आती है। तेजी की स्थिति यानी समृद्धि की स्थिति आती है। तब व्यापार चक्र हमारा समृद्धि की स्थिति में होता है। और इसके विपरीत अगर हमें ये लगे कि MEC कम है, यानी जो हम निवेश करेंगे उससे जो उत्पादन होने वाला उत्पादन है वो कम होगा, तब हम कम निवेश करते हैं और फिर डिमांड भी कम हो जाती है, तब मंदी की स्थिति आ जाती है, और इस तरह से व्यापार चक्र चलता रहता है। तो ये यहाँ पे हमने देखा एक तो ऑट्रे और हेयक का जो मौद्रिक सिद्धांत था, और एक केन्स का व्यापार चक्र। वास्तव में केन्स ने कोई व्यापार चक्र का स्पेशल सिद्धांत नहीं दिया था, लेकिन इसको जो है अर्थशास्त्रियों ने ये जो आय और रोजगार का सिद्धांत था उससे इसको निकाल कर बनाया है।